नमस्कार दोस्तों, महर्षि साइंस कैंपस अलेना की ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम पराग कोश की भित्ति और लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणु चतुस्क का निर्माण देखा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है जो आपस में चतुस्क के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो चतुस्क की प्रकार मैंने आपके लिए बताए थे और उसकी एक छोटी सी संरचना मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये यहाँ पर मैंने एक चतुष्क बनाया। अब आप बताइए इस चतुष्क का क्या नाम, कौन सी प्रकार का चतुष्क है ये? आपको मैंने बताया था जिसमें चारों एक तरफ से देखने पर दिखाई दे जाए वो कौन सा होता है, समद्विपार्श्विक चतुष्क होता है। तो ये एक लघु बीजाणु चतुष्क है। अब आपको लघु बीजाणु चतुष्क से परागकण के निर्माण या लघु बीजाणु के निर्माण को देखना है, किस तरह से इससे एक लघु बीजाणु बनता है। लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क की एक खास बात है कि ये जो चारों लघु बीजाणु हैं परस्पर एक भित्ति द्वारा जुड़े रहते हैं और ये भित्ति एक पदार्थ की बनी हुई है जिस पदार्थ का नाम है कैलोज। और कैलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ से ये चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं। इसके बाद में इस कैलोज नामक पदार्थ पर टैपिटम के द्वारा एक छोटा सा एंजाइम बनाया जाता है जो इस कैलोज को विघटित कर देता है। उस एंजाइम का नाम है कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम इस कैलोज को तोड़ देगा, विघटित कर देगा, जिससे चारों लघु बीजाणु इससे अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग रूप से अपनी वृद्धि करेंगे। तो कैलेज एंजाइम कहाँ से साबित होता है? टैपिटम से। आपको ध्यान रखना है। देखो कैलेज एंजाइम जब इस पर पड़ेगा तो ये चारों अलग हो जाएंगे। कैसे अलग होंगे वो यहाँ देखो। अब मैं इन चारों को धीरे धीरे अलग कर रहा हूँ। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बन रहा है। अब ये जो संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है इसमें कैलोज पदार्थ विघटित हो चुका है और ये चारों लघु बीजाणु परस्पर अलग हो गए हैं। धीरे धीरे प्रत्येक चारों के चारों लघु बीजाणु अपने आकार में परिवर्तन करेंगे और लास्ट में कैसे हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ इसको अगर मैं गोल करके दिखाऊं तो ये गोल इस तरह से हो जाएगा और इसके बीच में क्या होगा? एक केंद्रक होगा। जब ये पृथक हो जाता है इससे, तो पृथक होने के बाद में हम इसको कहते हैं लघु बीजाणु या परागकण। यहाँ पर तो हम इसको पराग चतुष्क या लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। जब ये चारों अलग अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक को हम क्या कहते हैं? परागकण। जब ये गोलाकार या अंडाकार अवस्था में आ जाता है तभी इसको हम परागकण कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। अब आपको इस परागकण की संरचना समझनी है। अब क्या होता है, देखो एक छोटी सी बात और समझो आप। ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है जब ये अलग होता है तो प्रत्येक लघु बीजाणु अपने चारों तरफ एक इंटाइन बनाता है, एक अंतःचोल का निर्माण कर लेता है। ये जो आपकी भित्ति दिखाई दे रही है ये अंतःचोल है और ये बनी होती है आपकी पैक्टिन और सेलुलोज की। जब मैं परागकण की संरचना बताऊंगा तो आपके लिए सारी चीजें क्लियर करूंगा। अभी आप यहाँ तक ध्यान रखें कि परागकण किस प्रकार बना है। कैलोज भित्ति को कैलेज द्वारा तोड़ा गया, उसके बाद चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो गए। प्रत्येक लघु बीजाणु बाद में कैसा हो गया? गोलाकार आकृति में बदल गया। गोलाकार आकृति में बदलने के बाद इसको हमने क्या नाम दे दिया? परागकण। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे परागकण की संरचना। देखें परागकण की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है। परागकण की संरचना, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है? परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ए पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर भी इसे हम कहते हैं। तो देखें बेटा, परागकण की संरचना को जब हम देखते हैं, जब इसका अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट मैं आपके लिए बता देता हूँ। परागकण का जो अध्ययन है इसके अध्ययन को हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। पैलिनोलॉजी। और इसका जो जनक था वो अल्टमान था। अल्टमान। और भारतीय जनक की अगर हम बात करें तो इसका भारतीय जनक पी.के. नायर को माना जाता है। पी.के. नायर का पूरा नाम समझे आप। पी का मतलब होता है बेटा परमेश्वरन, हिंदी में लिख देता हूँ
परमेश्वरन, के का मतलब कृष्णन, दूसरे के का मतलब होता है कुट्टी, और नायर तो है ये। तो ये आपके पराग विज्ञान के भारतीय जनक हैं पी के नायर। नॉर्मल बात है, आप ध्यान रखना। एक सामान्य परागकण का जो आकार होता है वो आपका लगभग गोलाकार या अंडाकार होता है, और जो परागकण होता है वो एक अचल संरचना होती है और अगुणित संरचना होती है। अगुणित का मतलब इसके अंदर केवल एक केंद्रक पाया जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको परागकण के बारे में ध्यान रखनी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट परागकण का कि इसका जो सामान्य साइज होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। लगभग गोलाकार है तो इसके लिए हम व्यास ले लेते हैं, तो 25 से 50 माइक्रोन इसका लगभग व्यास होता है। इसके बाद हम नॉर्मल बात करते हैं कि संरचना की, इसकी संरचना कैसी होती है, कैसी, गोलाकार, अंडाकार, अचल और अवयव, ये बात आपको देखनी है। देखें किस तरह से इसकी संरचना होती है। ये जो चीजें अभी मैंने यहाँ लिखी थी इनको आप नोट कर लें। देखें, परागकण की संरचना के अंदर एक केंद्रक होता है। एक केंद्रक है तभी तो यह अगुणित है। इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य होता है जो एक भित्ति द्वारा या झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। उस झिल्ली को हम कहते हैं एंटाइन। क्या कहते हैं? एंटाइन। ये अंतःचोल है। अंतःचोल के ऊपर की तरफ एक और झिल्ली पाई जाती है इस तरह से। ये झिल्ली एक्साइन कहलाती है या इसको हम बाह्यचोल कहते हैं। और ये क्या है बेटा? इसका केंद्रक है। अब एक बात देखिए आप इसमें, इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि परागकण का केंद्रक दो भित्तियों से घिरा रहता है। अंदर वाली भित्ति अंतःचोल और बाहर वाली जो झिल्ली होती है वो क्या कहलाती है? बाह्यचोल कहलाती है। दूसरी बात आप समझें कि जो अंतःचोल होती है वो बेटा पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेक्टिन और सेलुलोज की। तो पेक्टिन सेलुलोज की बनी होने के कारण इसको हम बोल देते हैं पेक्टो सेलुलोज। क्या बोलते हैं? पेक्टो सेलुलोज। तो हम कह सकते हैं कि जो अंतःवृत्ति होती है, अंतःचोल होती है, किसकी बनी होती है? पेक्टो सेलुलोज या पेक्टिन प्लस सेलुलोज की। फिर बात आती है ये क्या है? बाह्यचोल। ये भी तो किसी की बनी होगी। ये बनी होती है बेटा स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ है। ये एक ऐसा पदार्थ है, इसको पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ कहते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? स्पोरोपोलेनिन। एक नंबर में अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे? स्पोरोपोलेनिन। कहाँ होता है? परागकण के जो बाह्यचोल बनी होती है वो बनी होती है इसकी स्पोरोपोलेनिन की। सबसे कठोर पदार्थ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी कारण से विघटित नहीं होता। ना ये अम्ल, क्षार, लवण किसी से भी विघटित नहीं होता। ना इस पे टेम्परेचर का कोई असर पड़ता है, ना इस पे ठंडक का या शीत का कोई असर पड़ता है। तो ये पूरी तरह से प्रतिरोधी पदार्थ है जो परागकण की क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में आप देखिए बाह्यचोल में स्पोरोपोलेनिन का जो जमाव होता है वो कहीं कहीं पे पतला होता है या फिर होता ही नहीं है। तो ऐसी जगह जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता वहां पे क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। उन छेदों को हम कहते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र। जनन छिद्र को इंग्लिश में बोलते हैं जर्म पोर। अब जर्म पोर की भी बात सुन लो, एक छोटी सी बात है नॉर्मल। अगर पौधा डाइकोट और मोनोकोट आप जानते हो, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अगर पौधा कैसा है? द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री है तो जर्म पोर की संख्या होगी कितनी? 3। और अगर पौधा एक बीजपत्री है तो जर्म पोर की संख्या होगी बेटा केवल 1। ये बात आप नॉर्मली याद रखें। अगर द्विबीजपत्री है तो कितने जर्मपोर होंगे, कितने जनन छिद्र होंगे? 3 तक हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और एक बीजपत्री होगा तो केवल 1 होगा। ठीक है। इसके बाद अगली बात करते हैं, ये आपकी इसकी संरचना है कि एक बार दोबारा देखें आप इसको।
परागकण में एक अचल केंद्रक होता है या वृत्त केंद्रक होता है जिसके चारों तरफ दो भित्तियां पाई जाती हैं। बाहरी झिल्ली को हम अंत्यचोल और भीतरी झिल्ली को हम बाह्यचोल, सॉरी, बाहरी झिल्ली को हम बाह्यचोल और भीतरी झिल्ली को अंत्यचोल कहते हैं। और अंत्यचोल जो होती है वो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, जिसे हम पैक्टोसेलुलोज कहते हैं। ये बाद में पराग नली के निर्माण में सहायता करती है, जनन क्षेत्रों से बाहर निकलेगी, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो बाह्यचोल होती है वो बनी होती है आपकी स्पोरोपोलिन की, और ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है जो परागकण को प्रतिरोधी बनाए रखता है। इसी के कारण परागकण जीवाश्मों के रूप में भी पाए जाते हैं। बहुत सारे परागकण होते हैं, जैसे बताया एक आर्कटिक टुंड्रा में 5000 साल पुराना परागकण का जीवाश्म पाया गया था। तो आप सोच सकते हो कि परागकण भी जीवाश्म के रूप में पाए जा सकते हैं। इसके बाद में बेटा अगली बात आती है जनन छिद्र की। तो जनन छिद्र होता है वो बाह्य त्वचा पर या फिर बाह्य चोट पर बना हुआ एक छोटा सा छिद्र होता है। इसकी संख्या द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में अलग अलग होती है। एकबीजपत्री में इसकी संख्या 1 और द्विबीजपत्री में इसकी संख्या 2 होती है। नॉर्मल ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी किसकी है, परागकण की है। इसकी बात करें हम बाह्यचोल की। बाह्यचोल जो होता है बेटा अलंकरण के रूप में होता है। अलंकरण मतलब सजावट। तो कुछ पौधों के अंदर क्या होता है, परागकण अलग अलग प्रकृति का होता है। कुछ में गोलाकार होता है, कुछ में अंडाकार होता है, कुछ में लंबा होता है। तो सभी की आकृति को डिसाइड करने के लिए बाह्यचोल काम करती है, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, अलंकरण कह देते हैं। ये नॉर्मल बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपके लिए परागकण से संबंधित कुछ छोटे छोटे फैक्ट बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप संरचना इसकी बनाएं। बीच में इसका क्या है, कोशिका द्रव्य है। इस तरह से आप इसका क्या बना सकते हो, कोशिका द्रव्य बना सकते हो, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। तो यहाँ तक की बात आपको याद रखनी है। एक छोटी सी बात और बताता हूँ। अभी जो आप परागकण पढ़ रहे हो इसके अंदर आप केवल एक केंद्रक पढ़ रहे हो, क्योंकि ये कैसा है, अगुणित है और अचल है। लेकिन अगले लेसन में या अगले लेक्चर के अंदर जब आप परागकण की संरचना आपको बताऊंगा तो मैं इसका विकास बताऊंगा कि परागकण से किस तरह से नर युग्मक उद्भिद का विकास होता है। तो उसके अंदर हम 2 केंद्रक बना देंगे इससे। तो वो बात तो खैर हम आगे अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसका डायग्राम बनाएं और इसको नोट करने की कोशिश करें। इसके बाद मैं आपके लिए परागकण के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके। देखें बेटा, सबसे बड़ा जो फैक्ट है इसका परागकण से संबंधित, मुख्य तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अबाउट पोलन ग्रेन। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है बेटा, देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पोलन किट के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? पोलन किट। आप समझें पोलन किट क्या होती है। देखो बेटा, परागकण पे अपन ने 2 भित्तियां पढ़ी हैं, 2 झिल्लियां पढ़ी हैं, बाह्य झिल्ली या बाह्यचोल या अंतःचोल। अब जो परागकण होता है, जैसे मान लो ये एक परागकण है, ये इसका केंद्रक है, ये इसकी क्या है, बाह्यचोल है। इसके भी ऊपर एक ऐसा तेलीय आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? तेलीय परत पाई जाती है। इसी तेलीय परत को हम क्या कहते हैं? पोलन किट कहते हैं। बात क्लियर है ना? परागकण के चारों ओर एक तेलीय परत पाई जाती है, उस तेलीय परत को हम क्या कहते हैं? पोलन किट कहते हैं। इसका जो कलर होता है सामान्यतः येलो होता है, हल्के पीले रंग का होता है। अब इसका जो वर्क है, काम क्या है पोलन किट का? नॉर्मल से काम है। देखो बेटा, कुछ काम है, जैसे परागकण को या पुष्प को रंग प्रदान करना, उसे चिपचिपा बनाना, और सुगंध और मकरंद स्रावित करना, सुगंध और मकरंद स्रावित करना, अल्ट्रावायलेट किरणों से परागकण की सुरक्षा करना। ये कुछ कार्य हैं इसके, जो कौन करता है? पोलन किट करती है। तो पोलन किट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि पोलन किट क्या होती है और इसके कार्य लिखिए।
तो पोलन किट क्या होती है? परागकण के चारों ओर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन किट कहते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? ये सामान्यतः पीले रंग की होती है। ये परागकण को रंग प्रदान करने का कार्य करती है, उसको चिपचिपा बनाती है जिससे वो कीट के शरीर पर आसानी से चिपक सके, सुगंध प्रदान करती है, मकरंद स्रावित करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से परागकण की सुरक्षा करती है। और एक और काम हम इसका लिख सकते हैं, कीटों का आकर्षण करती है। कीटों का आकर्षण मतलब परागण के लिए कीटों को आकर्षित करेगी कि भाई फूल पर बैठकर आप परागकणों को अपने साथ ले जाओ और दूसरे फूल पर ले जाकर के छोड़ दो। ये चर्चाएं हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो ये काम होता है बेटा पोलन किट का। पहला फैक्ट क्लियर है। दूसरा जो फैक्ट है वो देखें क्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा बेटा, जो बड़े बड़े शहरों में जो धावक होते हैं ना, दौड़ने वाले रेसर और दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, तो उनको खाना जो खिलाया जाता है उसमें परागकण के कुछ अंश होते हैं। परागकण के द्वारा कुछ दवाइयां बनाई जाती हैं जिनको उन्हें खिलाया जाता है। देखें बेटा, दूसरा जो फैक्ट है बेटा, प्रचुर पोषक पदार्थ के रूप में, पोषक पदार्थों की मात्रा परागकण के अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए परागकण का प्रयोग हम पोषक पदार्थों के, भोज्य पदार्थों के रूप में करते हैं। इसके बहुत सारे सिरप्स बनाए जाते हैं और टैबलेट्स भी बनाई जाती हैं। ये सिरप्स और टैबलेट्स उन लोगों को खिलाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उन लोगों को इनका सेवन कराया जाता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रम करते हैं, कार्य करते हैं, जैसे धावक, रेसर, बॉडी बिल्डर्स। ऐसे जो आदमी होते हैं वो सभी क्या काम करते हैं? ये पोषक पदार्थों के रूप में पोलन ग्रेन्स का सेवन करते हैं, वो इन टैबलेट्स और सिरप्स का। ठीक है बेटा, बात क्लियर। अगली जो बात है मैं आपके लिए बता देता हूँ। इससे अगला जो पॉइंट है वो है बेटा पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी, इसे हम कहते हैं पराग एलर्जी। अब समझे बेटा पराग एलर्जी क्या होती है। देखो नॉर्मल सी बात है, जब टेपिटम की बाह्य चोल बनाती है, आपको मैंने पहले बताया था कि टेपिटम से ही स्पोरोपोलेनेंस स्रावित होता है, तो बाह्य चोल कौन बनाएगा? टेपिटम बनाएगा। जब टेपिटम स्पोरोपोलेनिन का स्राव करती है तो बेटा कुछ प्रोटीन बनाती है। वो क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है, और वो प्रोटीन उसके जनन क्षेत्रों के अंदर, परागकण के जनन क्षेत्रों के अंदर धस जाते हैं। जब परागकण नमी वाले क्षेत्र में जाता है और नमी को अवशोषित करता है तो वो प्रोटीन उससे बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकलने के बाद में वो किसी वातावरण में फैल जाएंगे। जब कोई मनुष्य उनके कांटेक्ट में आएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? एलर्जी हो जाएगी, खांसी, जुकाम, खुजली या शरीर पर लाल निशान बनना, ऐसे कुछ अंदर सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी कुछ एलर्जियां हो जाती हैं। उस एलर्जी को हम क्या कहते हैं? पराग एलर्जी या पोलन एलर्जी। एक बार दोबारा सुने। जब टेपिटम के द्वारा स्पोरोपोलेनिन बनाई जाती है तो एक प्रोटीन और बनाई जाती है। वो प्रोटीन जनन क्षेत्रों पर व्यवस्थित हो जाती है, और जब वो बाहर निकलती है, मनुष्य के कांटेक्ट में आती है, तो उनसे क्या होता है? पराग एलर्जी उत्पन्न होती है। इसके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के रूप में हम पार्थेनियम ले सकते हैं। पार्थेनियम सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसको हम हिंदी में गाजर घास भी कहते हैं। तो ये एक एलर्जन पादप है जिसके परागकणों से पराग एलर्जी उत्पन्न होती है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो क्या है वो समझे आप। पराग एलर्जी हो गया, पोषक पदार्थ हो गए, पोलन किट हो गया। इसके बाद में अगली जो चीज है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जिसका नाम है बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन। अब समझे बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होती है। अब परागकण के बारे में आपने एक चीज समझी है कि परागकण वही जीवाश्म के रूप में पाया जा सकता है, तो इसका मतलब हम उसको संरक्षित रख सकते हैं। मान लो अभी हमारे काम नहीं आ रहा, वो बाद में काम आ जाए, तो उसको क्या करेंगे? संग्रहित करने की कोशिश करेंगे। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? एक तरह से परागकणों का संग्रह है। इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, परागकणों का संग्रह। अब परागकणों का संग्रह हम कैसे करेंगे? नॉर्मल सी बात है बेटा, इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री आ रही है। आपने द्रव नाइट्रोजन का नाम सुना है? द्रव नाइट्रोजन। तो द्रव नाइट्रोजन के अंदर हम परागकणों का संग्रह करते हैं, और कैसे करेंगे? देखो, द्रव नाइट्रोजन के अंदर
-196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पराग कणों को इकट्ठा रखा जाता है, संग्रहित करके रखा जाता है। बात समझ में आ रही है ना। द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ताप पर पराग कणों को संग्रहित रखा जाता है। यह संग्रह करने की प्रक्रिया क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाती है। इससे हम किसी परागकण को बहुत लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। बात क्लियर है ना बेटा। क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन? परागकणों को संग्रह करने की तकनीक है जिसमें हम द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर परागकणों को संग्रहित रखते हैं। जो संग्रह हम इनका कर रहे हैं, वो संग्रह के कारण जो बनता है बेटा, उसको हम कहते हैं पोलन बैंक। क्या बनती है? पोलन बैंक में बहुत सारे परागकण होते हैं जिनका प्रयोग हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम इनका प्रयोग करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है बेटा पादप संकरण। जैसे दो अलग अलग प्रजाति के पादप हैं, उन दोनों से हम एक नई प्रजाति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पादप संकरण। इसके बारे में आगे देखेंगे। तो प्लांट ब्रीडिंग में इसका प्रयोग हम करते हैं। नॉर्मल बात आप ध्यान रखें। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। इसके बाद 2-3 बात और कर लेते हैं बेटा। चैप्टर जो टॉपिक है ये लास्ट होने वाला है अभी। देखें, अब बात कर लेते हैं बेटा जो परागकण है किस किस तरह का होता है और कौन कौन से पौधों के अंदर होता है। देखें, हम बात करें सबसे पहले परागकण का जो सामान्य आकार कितना पढ़ा था हमने, 25 से 50 माइक्रोमीटर। तो हम बात करें सबसे बड़ा परागकण ये पाया जाता है बेटा मिराबिलस के अंदर। मिराबिलस ये पादप होता है, इसको गुलबबास भी बोला जाता है। मिराबिलस या गुलबबास सबसे बड़ा परागकण होता है इसका। दूसरी बात करें सबसे लंबा परागकण होता है आपका इसका एक नाम होता है बेटा इसका जोस्टेरा। जोस्टेरा नाम के पादप का जो परागकण होता है सबसे लंबा होता है। और एक बात करें सबसे छोटे की, सबसे छोटा परागकण ये होता है आपका मियोसोटिस। मियोसोटिस ये एक पौधा होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे मिराबिलस, ये है जोस्टेरा और ये है आपका मियोसोटिस। ठीक है बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। नॉर्मली सबसे बड़ा सबसे छोटा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपका परागकण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सभी यहाँ पर समाप्त होते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपके लिए बता देता हूँ बेटा, जो परागकण का जीवन काल होता है, जीवन काल में कुछ का बता देता हूँ आपके लिए। जैसे बेटा अनाजों की अगर हम बात करें तो अनाजों में परागकण का जो जीवन काल होता है वो लगभग 30 मिनट का होता है। ठीक है। लेग्यूमिनेशी के अंदर अगर हम बात करें, लेग्यूमिनेशी और सोलेनेशी इन दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो इन दोनों के अंदर जो इसका साइज होता है, जीवन काल होता है, वो होता है आपका कुछ महीने का। कुछ महीने तक ये जीवित रहता है। और आर्किड जैसे कुछ पादप होते हैं उनका जो होता है कई हजार सालों का होता है। तो नॉर्मली आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर आपकी परागकण की संरचना पूर्ण होती है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक के अंदर, अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बेटा परागकोश का स्फुटन, कि परागकोश के अंदर क्या बन गए, परागकण बन गए। परागकण कैसा बना? इस तरह से बना। अभी तो परागकोश के अंदर ही है ना, अब ये परागकोश से बाहर निकलेगा, तो उसकी चर्चा करेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी पढ़ाई चालू रखें और जो वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हैं इतनी मेहनत करके लॉकडाउन के टाइम में आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आप उनको पूरा देखें और उनसे समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, वीडियो आपके हाथ में ही है, दोबारा से चला लो, दोबारा देखो उसको, फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप अपने जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो या फिर सर के पर्सनल नंबर पे कॉल कर दो, वहाँ पर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में मिलते हैं।